नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच राहायला हवं. मी सुशांत तुमचं स्वागत करतो भारताच्या अमेझिंग एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवर, ज्याचं नाव आहे फिजिक्स वाला. ओके, कसे आहात सर्व लोक? मला कमेंट मध्ये नक्की कळवा. मला माहिती आहे तुम्ही सगळे चांगले आहात. आप सब लोग एकदम मस्त हो, चुस्त हो, तंदुरुस्त हो, राइट? और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ऐसा नहीं है पढ़ाई से बुक्स की ही होती है. इसके अलावा पढ़ाई स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, आपकी कुछ अगर आर्ट्स होगा उसकी भी हो सकती है ना? तो बिल्कुल करते रहिए. जीवन में एक हॉबी, एक काम करने की चाह होनी बहुत जरूरी है, जिससे लाइफ और भी बेहतर बनती है, राइट? तो आज मैं अभियान महाराष्ट्र 2.0 इस बैच में एक नया चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है बेटा मोशन इन प्लेन. जिसका नाम क्या है? मोशन इन प्लेन. बराबर. वन शॉट लेक्चर रहेगा, क्लास 11th का है डेफिनेटली, और इसमें वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो आपके बोर्ड में और सीईटी में काम में आएंगे, राइट? तो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम टुडेज लेक्चर, दैट इज मोशन इन प्लेन. तो कौन से टॉपिक हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन हमको देखना पड़ेगा, ठीक है? फिर मोशन इन प्लेन देखेंगे हम, यानी रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन. उसमें सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब. उसके बाद मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, उसमें भी वही चीज है ना? लेकिन ये 2 डायमेंशन में रहेगा. पहला जो है वो 1 डायमेंशन में रहेगा. अगर आप मान लो ये अच्छे से कर लेते हो तो आपको इसमें उतना दिक्कत नहीं जाएगा. बस फॉर्मूलेज आपको देखने पड़ेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है? बाद में देखेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन. इस टॉपिक पे सीईटी में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन इसके बेसिक्स हम यहाँ पे देखेंगे. बाकी और डिटेल एकलव्य 2.0 तो है ही है, जहां पे रोटेशनल डायनामिक्स में ये सारी चीजें और क्लियर कराई जाएगी, राइट? चलो, तो शुरू करते बेटा आज का अपना पहला स्लाइड एंड क्या बोलेंगे हम, आज का हमारा लेक्चर. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको पता है, मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूं, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना? जैसे फोर्स हो गया, लाइट हो गया, है ना, मैग्नेटिज्म हो गया, चार्ज हो गया. ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते बेटा? हम पढ़ते हैं हमारे फिजिक्स में, बराबर है? अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मुझे इस केस में मोशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है मुझे? मोशन पढ़ना है, बराबर? अगर मोशन पढ़ना है तो मैं मोशन में क्या पढ़ूं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है? इसमें आप क्या पढ़ोगे? फिजिकल क्वांटिटीज. बराबर. और अगर मान लो मोशन ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, मोशन. तो मोशन को स्टडी करने के लिए हमको क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, या फिर हमको कौन से फिनोमेना देखने पड़ेंगे? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है. अगर मोशन को पढ़ना है तो हमको ये चीजें करनी पड़ेगी. कौन सी? अपना हो गया डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें जो है ये हमको पढ़ना पड़ता है जब कभी भी हम किसी भी मोशन की स्टडी करते हैं. चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, रेक्टिलिनियर मोशन हो, चाहे वो मोशन इन प्लेन हो, चाहे वो ऑसिलेटरी मोशन हो, कोई भी मोशन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल हो, चाहे सर्कुलर हो, कोई भी मोशन आप पढ़ लो, उसमें आपको अल्टीमेटली यही चीजें देखनी पड़ेगी कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा. तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट योर इंट्रोडक्शन. फाइन. सामने चलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या चीज है? सो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. यानी कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन में यहां पे बना दूं, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन में यहां पे बना दूं, ठीक है? अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस स्ट्रेट लाइन पे सामने जाएगा, वापस आएगा, या तो सामने जाएगा या तो वापस आएगा, ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, और टेढ़ा हो तो जाएगा ही नहीं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो एक लाइन में जा रहा है, लाइन में आ रहा है,
एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है आ रहा है, दैट इज व्हाट योर रेक्टिलिनियर मोशन। तो मैं यहाँ पे बना दूं, या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर आएगा। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? यस, व्हाट विल बी द डेफिनेशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along straight line is called as rectilinear motion। देखो, मैं बहुत इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से चलने दो उसको, ठीक है? बस कंसेप्ट को देखते चलो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? रेक्टिलिनियर मोशन। इतना आपने ध्यान में रखना है। फाइन। अब जब कभी भी रेक्टिलिनियर मोशन की बात आएगी, मोशन की बात आएगी, तो हम वहां पे क्या देखेंगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की या फिर पाथ लेंथ की, अगर मैं बात करूं, तो जो भी एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलेंगे हम पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूं, ओके, एंड सपोज करो इस पाथ के मैं कुछ डिवीजन करता हूं, है ना? सपोज करो ये 0 मीटर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना? और इन पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, बराबर। अब अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हो रहा है, जी जा रहा है, वापस ए आ रहा है, तो उसने एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? देखो, 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये हो जाएगा बेटा पाथ लेंथ। ओके, तो मैं यहां पे लिख दू द एक्चुअल डिस्टेंस traveled by an object is called as its path length। है ना? सिंपल है, कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूं, है ना? When particle moves from A to G and back to A, its path length is 12 मीटर, है ना? एग्जाम्पल ए जी ए, है ना? अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम ए जी ए, इसमें पाथ कितना है बेटा? 12 मीटर। ये बात ध्यान में रखना। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? योर पाथ लेंथ। मैं थोड़ा सा पाथ लेंथ को यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है बेटा? पाथ लेंथ की है। अच्छा, ओके, चलो, इज कॉल्ड एज इट्स पाथ लेंथ, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और पाथ लेंथ। इज दैट ओके? सामने चलेंगे, ठीक है। पाथ लेंथ हो गया, अभी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मैं यहां पे लिख दूं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, है ना? सबसे कम से कम डिस्टेंस इन बिटवीन द टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस in between two points is called as क्या रहेगा बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा, है ना? दिस इज व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट।
अब वापस मैं अगर ये इसके पहले का एग्जाम लूँ, ए जी ए वाला, आप यहाँ पे देख पाओगे अगर ऑब्जेक्ट ए से जी जा रहा है, जी से वापस ए आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन बिटवीन टू पॉइंट, यानी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स, इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऐसे लिख दूं तो वो एक सही रहेगा। इन बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। टू पॉइंट आप बोल सकते हो कोई भी, बट इनिशियल फाइनल लिखते हो तो और क्लैरिटी आ जाती है। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है ना, इज कॉल्ड एज व्हाट, योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब मैं अगर यही चीज देखूं, इनिशियल ए है, जी गया, फिर फाइनल भी ए है, तो ए और ए में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कितना है, 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, राइट। अगर मान लो ए से जी गया और जी से बी आया और रुक गया, तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ए, फाइनल पॉइंट क्या होगा, बी। तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो 1 मीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दू ए जी ए, है ना, तो ये कितना आ रहा है आपका, 0 मीटर। और मान लो ए जी बी ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 मीटर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। फाइन, ये हो गया हमारा पाथ लेंथ एंड व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट। बस अगर आपने ये चीज कर ली है, ये आपको समझ में आ गया है, तब ये बहुत इजी है सामने। कैसा, देखो आगे चल के देखेंगे हम क्या, स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं, या फिर आप स्पीड भी बोलो, दैट इज वेल एंड गुड, नॉट एन इशू, बराबर। तो अगर मैं स्पीड या फिर एवरेज स्पीड की बात करूं, है ना, तो क्या होगा, इट इज नथिंग बट path length upon time taken, that is average speed. And what is average velocity, displacement upon time taken to cover that distance, that is what your average velocity. Now average velocity and average speed can be written over there like what, average speed is nothing but distance traveled on time taken, है ना। what is average speed, average speed is nothing but distance traveled upon what, time taken, बराबर। तो अगर मान लो मैंने पाथ लेंथ यहाँ पे x ले लिया है 2 मिनट के लिए, है ना, अगर मान लो मैंने पाथ लेंथ यहाँ पे x ले लिया है, तो जो भी आपकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, राइट, तो वो क्या होगा, यस, ओके। सो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड और पाथ ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो अगर मान लो मैं एवरेज स्पीड को v एवरेज से डिनोट करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, पाथ और डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, समझ में आ गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को डेल एक्स से डिनोट करते हैं, यानी अगर मैं इसका फॉर्मूला देखने की कोशिश करूं वेक्टर फॉर्म में, डेल एक्स वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 वेक्टर, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो आप जो भी दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस होगा, जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ाया है, बराबर है, सपोज करो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, ओके, और यहाँ पे पहले इनिशियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, बराबर है। यानी अगर मैं पकड़ लूँ यहाँ, ये है x2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये है x1, है ना, पोजीशन वेक्टर पकड़ लो,
तो यहां से यहां जो जाएगा वो क्या होगा, डेल एक्स वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये कैसे आया सर, ये देखो x1 प्लस डेल x, याद करो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इज इक्वल टू व्हाट, x2 वेक्टर, बराबर है। तो डेल x के लिए x1 पीछे लेके जाएंगे, सो दैट इज व्हाट, माइनस x1 वेक्टर। तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट की ये चीज वहां पे मिल सकती है। फाइन, सो ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी पाथ है वो पाथ लेंथ जो है वो मीटर में गिना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में भी मीटर में गिना जाएगा, एवरेज स्पीड जो है उसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, डेफिनेटली आपको आती है, मुझे पता है, ठीक है। सामने चलेंगे अपन थोड़ा सा, अब चलेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी बराबर, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स, क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट्स इट। इट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, जो भी टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, एवरेज वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल एक्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट, डेल टी, मैं बोल सकता हूँ दैट इज टाइम टेकन, यानी इनिशियल टाइम अगर t1 होगा, फाइनल टाइम t2 होगा, तो t2 माइनस t1 विल बी व्हाट, योर टाइम टेकन। सो मैं यहाँ पे लिख दूं दैट इज x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ओके, अपॉन t2 माइनस t1। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे वेक्टर लिखा गया और यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है। अब आती है बात एक्सेलरेशन की, है ना। अब आती है बात किसकी बेटा, एक्सेलरेशन की। तो मुझे ऐसा लगता है एक्सेलरेशन के बारे में आपको काफी कुछ पता होगा, है ना, क्योंकि जब अपन बाइक चलाते हैं, है ना, क्या चलाते हैं बेटा, बाइक चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलेटर देते हैं। हम क्या देते हैं बेटा, उसको एक्सेलेटर देते हैं, बराबर है। और जैसे ही एक्सेलेटर देते हैं वो क्या होता है बेटा, सामने चलता है, बराबर। सामने जैसे ही चलता है, यानी आपकी स्पीड जो है पहले 0 पे थी, फिर बाद में कुछ चीजें, यानी कुछ जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाती है। स्ट्रेट लाइन है तो मैं उसी स्पीड को वेलोसिटी भी बोल सकता हूं, बराबर है। तो एक्सेलरेशन ये ऐसी चीज है कि जो फोर्स से आती है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फोर्स से आती है बेटा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज पहले अपन करेंगे कि वेलोसिटी वेलोसिटी खत्म कर लेंगे, उसकी स्टडी करेंगे ग्राफिकल, बाद में एक्सेलरेशन में जाएंगे। एक और एक चीज बन जाती है यहाँ पे, क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या चीज है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसा इधर, बराबर। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से गुजर रहा होगा, है ना, इस पॉइंट से गुजर रहा होगा, तो इस पॉइंट पे यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना उसका वेलोसिटी रहेगा, दैट इज इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मैं स्ट्रेट लाइन यहां पे निकल रहा हूं, है ना, और देखो ये ऐसा मैं चल रहा हूं, बराबर। तो जिस टाइम पे मैं ये वाली लाइन क्रॉस कर रहा होऊंगा, उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी जो भी रहेगी, दैट इज व्हाट, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द velocity of object at particular interval of time, है ना। अब अगर मान लो ऐसा हो रहा है ना, यानी अगर मान लो ये एक पाथ है और हमको इस पॉइंट का, मान लो इस पॉइंट का हमको वेलोसिटी चाहिए इंस्टेंटेनियस वाला, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों के बीच का क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो भी टाइम लगेगा वो।
अब देखो वो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो उसको dx से हम डिनोट कर सकते हैं, और टाइम जो है वो dt से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे v इंस्ट लिखता हूँ। v इंस्ट यानी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी वेक्टर होती है बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू dx अपॉन dt, है ना, ये ध्यान में रखना। दैट इज ऑल्सो इन मीटर पर सेकेंड। फाइन, सो दैट इज ऑल अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमने यहां पे कवर कर ली है, राइट। एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें। अब चलेंगे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल लेंगे और बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, क्या बोल रहा है, देखो। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q अलोंग अ स्ट्रेट रोड इन 10 मिनट्स, ठीक है। Then turns back and return to point R, which is midway between P and Q, after further 4 minutes. यानी पकड़ लो, ये P और Q है, ठीक आहे। सपोज करो दिस इज युअर P, है ना, आणि हे काय आहे, Q आहे, बरोबर आहे, आणि यांच्या मिडवे काय आहे बेटा, R आहे। ओके, सो पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q along a straight road in 10 minutes, यानी यहां से यहां गया कितने मिनट्स में बेटा, 10 मिनट्स में, है ना, और वापस यहां से यहां आया, कितना लगा, 4 मिनट, बराबर है। इफ PQ इज 1 किलोमीटर, देखो यहां से यहां तक कितना है, 1 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इन गोइंग फ्रॉम P टू R, यानी पहले यहां से यहां आएगा और फिर बाद में यहां से यहां आएगा। आई बात ध्यान में। अब सीधी सी बात है, P और Q कितना है बेटा, 1000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर होता है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 500 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 500 मीटर, है ना। अब ये मिनट्स में दिया है तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम SI का देखते हैं, बराबर। तो ये कितना मिनट था बेटा, 10 मिनट था, तो 10 इंटू 60 यानी कितना हो जाएगा, ये 600 सेकेंड, बराबर। और ये 4 है, तो 4 6 कितना, 24, सो 240 सेकेंड्स, है ना। ये आप ध्यान में रख सकते हो, या फिर किलोमीटर पर मिनट में भी आप आंसर निकाल सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, सो मैं यहां पे लिख लू क्या, V एवरेज, एवरेज स्पीड कितना होता है, पाथ अपॉन टाइम। तो अगर मान लो P से Q गया और Q से R आया, तो यहां से यहां तक 1000 और यहां से यहां तक 500, तो कितना हो गया, 1500 मीटर, अपॉन टाइम कितना लगा, 600 प्लस 240 यानी 840 सेकेंड्स। बात आई ध्यान में। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 2 के करीब आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो 8 2 16 होता है, बराबर है। तो ऑलमोस्ट आपको कितना वहां पे मिलेगा आंसर, ऑलमोस्ट मिलेगा आपको 2 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा इन मीटर पर सेकेंड। आपकी बुक में किलोमीटर पर मिनट्स भी दिया हो सकता है, वो आंसर कैसा रहेगा, दैट इज 1 किलोमीटर एंड दिस इज 1.5, है ना। 1.5 डिवाइडेड बाई 14, जो भी आंसर मिलेगा आपको वो आंसर, सॉरी 1.5, यस 1.5 किलोमीटर। आप मीटर पर मिनट्स इसमें भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आंसर कर देता हूं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, बराबर, अप्रोक्सीमेट आंसर है बेटा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या आएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये है, तो दोनों के बीच का कितना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, दैट इज 5 मीटर, है ना। और टाइम टेकन कितना लगा, वही यहां से यहां गया, यहां से यहां आ गया, यानी ऑलमोस्ट 840 सेकेंड्स हमको लगे, जैसे यहां पे लगा, बराबर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 0.6 मीटर पर सेकेंड तक आ सकता है। इज दैट ओके? आई एम डूइंग जस्ट अप्रोक्सीमेशन, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड दैट, ओके, because it will take a lot of time to calculate and that, so that will be homework for you, okay? Are you getting my point, right? और चलो सामने चलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब जो भी हमने अभी तक मोशन देखा, रेक्टिलिनियर मोशन देखा, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, यानी अगर मुझे ग्राफ के
माध्यम से, ग्राफच्या माध्यमातून मला जर त्याला बघायचं असेल किंवा शिकायचं असेल तर मी कसं करणार बघा. पहिलं आहे ऑब्जेक्ट ॲट रेस्ट. जर ऑब्जेक्ट रेस्टवर असेल तर टाइम कितीही स्पेंड झालं किंवा टाइम कितीही समोर झालं तरी ऑब्जेक्टची पोझिशन जी आहे ती तीच राहणार आहे. बघा, ही इथून समजा एक ऑब्जेक्ट इथे आहे, बरोबर आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा सपोज करा त्याचं पाथ आहे ना, आणि ऑब्जेक्ट इथेच आहे. हा सपोज करा 0 आहे आणि हा एक्स आहे. डिस्प्लेसमेंटची गोष्ट करतोय मी, बरोबर. आता 0 आणि एक्स ह्याच्यामध्ये अंतर किती, एक्स पकडून चला तुम्ही, एक्स डिस्टन्स पकडून चला, डिस्प्लेसमेंट पकडून चला, डिस्टन्स नाही. आता बघा टाइम कितीही प्रोसीड झाला आणि समजा तो तिथेच आहे तर टाइम तर वाढतच जाणार पण डिस्प्लेसमेंट जो आहे तो तेवढाच राहणार. म्हणून या ग्राफची जी लाईन आहे ती पॅरलल टू टाइम ऍक्सिस येतं. दॅट इज ऑब्जेक्ट ॲट रेस्ट. दुसरं आहे ऑब्जेक्ट विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. म्हणजे आता ही पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस झाली, ऑब्जेक्ट जो आहे तो समोर समोर जात आहे म्हणजे एका युनिफॉर्म वेलोसिटीने जात आहे, बरोबर. आणि टाइम सुद्धा त्याच दिशेला समजून जा तुम्ही जाता म्हणजे समोर समोर जाता. तर तुम्ही बघू शकता इथे काय की सपोज करा ऑब्जेक्टची वेलोसिटी म्हणजे युनिफॉर्म वेलोसिटी म्हणताय ना इथे. सपोज करा ही आहे तुमची 10 मीटर पर सेकंड. म्हणजे प्रत्येक सेकंडला किती जाणार, 10 मीटर. आलं लक्षात. आता मी यालाच हे करतोय बघा, डिवाइड करतो. 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, बरोबर. आणि हे 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. आलं लक्षात. तर पहिल्या सेकंडला 10 मीटर, दुसऱ्या सेकंडला 20 मीटर, तिसऱ्या सेकंडला 30, चौथ्या सेकंडला 40 चालला हा ग्राफ असा है ना. सिंपल आहे. आणि इथे काय होतं हे मी याला काढून घेतोय. इथे काय होतं, इथे बघा टाइम कितीही झालं समोर है ना, तरी ऑब्जेक्ट जो आहे तो इथेच आहे म्हणून फाईन. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. आता आधीची जी आपण बघितली ती पॉझिटिव्ह ऍक्सिस होती, आता जे आपण बघू ते निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस वर बघू, बरोबर आहे. आता निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस म्हणजे काय, सपोज हा तुमचं कोऑर्डिनेट ऍक्सिस सिस्टम आहे. तर आधी आपण या दिशेला हे बघितलं काय, त्याचं मोशन बघितलं. आता आपण ह्या दिशेला मोशन बघू त्याचं, बरोबर. अशा वेळी काय करायचं हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की जेही काही सपोज करा इनिशियली समजा की ऑब्जेक्ट जो आहे तो इथे आहे है ना, म्हणजे 10 मीटरवर आहे. मग जसं टाइम वाढेल तसं तो आता कारण तो निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसला चालला तर मग त्याचं डिस्प्लेसमेंट जे आहे जे कमी कमी होईल विथ रिस्पेक्ट टू दिस. मग आधी 10 होतं, मग 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 असं. तुम्ही इथे बघू शकता 0 टाइमवर है ना, सपोज करा हा डिस्प्लेसमेंट किती आहे 10 मीटर. आणि जसं टाइम वाढतंय तसं बघा डिस्प्लेसमेंट कमी कमी होत जात आहे है ना. हे बघा खाली येत आहे 10, 9, 8, 7, 6, 5 असं करता करता 4, 3, 2, 0 जे काही आहे ते. तर हे काय झालं, ऑब्जेक्ट विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. फाईन. नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन. आता याच्यामध्ये बघा सपोज करा एक ऑब्जेक्ट आहे असं, ठीक आहे, आणि तो काय करतोय ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करतोय. म्हणजे सपोज करा हे 2 पॉइंट आहेत. तो ऑब्जेक्ट इथून इकडे जाणार, इथून इकडे येणार, इथून इकडे जाणार, इथून इकडे येणार. टाइम समोर समोर जात आहे. सपोज करा 0 सेकंडवर इथे आहे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड असं जात आहे, बरोबर. मग त्या केसमध्ये तुम्ही कसं त्याला डिनोट कराल. आता बघा सपोज करा हा 2 किंवा 5 मीटर आहे आणि हा 5 मीटर आहे, हा 6 मीटर आहे, बरोबर. हे बघा हे 5 आहे इथे है ना, हे बघा हे किती आहे 6 आहे. तर इथून 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड. बघा इथे 0 है ना, 5 वर आहे 0, 1 सेकंडवर कुठे गेला 6 वर, हे बघा 6 वर. मग 2 सेकंडवर परत कुठे आला 5 वर, हे बघा 5 वर. मग 3 सेकंडला परत गेला 6 वर, चाललं असं. सो दॅट इज व्हॉट युअर ऑसिलेटरी मोशन है ना. म्हणजे ग्राफ जे आहे ते आपण वेगळ्या वेगळ्या मोशनचे काढू शकतो आणि त्याच्याने आपल्याला कळतं की काय ते फिनॉमिना किंवा कुठला काय म्हणू आपण कुठल्या प्रकारचं तो मोशन परफॉर्म करत आहे. नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्ट इन नॉन युनिफॉर्म मोशन. आतापर्यंत आपण जेही ग्राफ बघितले वो ग्राफ हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके हिसाब से देखे.
अब जो है हम ये देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कभी 10 मीटर पर सेकेंड है तो कभी 20 है तो कभी 5 हो जाता है, उस तरीके से। तो उसमें जो आपका ग्राफ है बेटा, है ना, उसमें जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो वेरिएबल रहेगा। तो ये देखो, ये उसका कर्व है ग्राफ का, ये दिख रहा है आपको। अगर मान लो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ मिलता है, किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो कभी 2 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा तो कभी कम होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बराबर है। तो उस केस में हमको, है ना, क्या देखना है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, बराबर। और उसमें हम इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये हम सामने देखेंगे। हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट अभी देखेंगे बेटा हम एक्सेलरेशन, यानी अभी तक जो हमने देखा दैट इज ऑल अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी जो है हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन का सीधा सीधा आपको मतलब पता है। एक्सेलरेशन जो होता है, मैं एवरेज एक्सेलरेशन पकड़ लूं, वो क्या हो जाता है, जो भी आपका, मैं यहां पे लिख दूं एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी, जो भी फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन व्हाट, टाइम टेकन, दैट इज व्हाट योर एक्सेलरेशन। ये आपको सबको पता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। यानी सपोज करो मैं अभी गाड़ी स्टार्ट किया, बराबर, और अभी जो मेरी वेलोसिटी है वो 0 है। अगर मान लो मेरी वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना, 10 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 10, इनिशियल कितना, 0, फाइनल टाइम कितना था, 10, इनिशियल टाइम कितना, 0। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10/10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका जो यूनिट है वो होता है, मैं यहां पे लिख दूं यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात ध्यान में लेना, बराबर। अब देखो वही चीज है, इसके पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा हो या निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा हो। अभी हम वही चीज देखने वाले हैं, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन का हिसाब से देखेंगे, यानी यहां पे बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कौन सी डायरेक्शन में, दैट्स इट। तो पहला देखो आप, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम था, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था तो ऐसी लाइन थी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसी लाइन रहेगी। यानी टाइम सामने कितना भी जाए वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, नथिंग एल्स, राइट। तो आप देख सकते हो जो भी ग्राफ है वो क्या रहेगा, इस टाइम एक्सिस को पैरेलल रहेगा। बस ये ध्यान में रखना, यहां v है, वहां क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। दूसरा, object moving with velocity along positive x axis with uniform acceleration along the same direction, सेम है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आप देख सकते हो वो ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, बस यहाँ पे v है और वहां पे क्या था, x था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगी, बस इतना ध्यान में रखना। एक चीज यहाँ पे आपको बताने जैसी है क्या, कि जो भी एरिया अंडर कर्व रहेगा या फिर एरिया अंडर ग्राफ रहेगा किसका, वेलोसिटी टाइम का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। ये दिख रहा है आपको शेडेड एरिया जो दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पे लिख दूं डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नथिंग बट व्हाट, योर डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पे लिख दूं, कहीं जगह है वहां, ओके, यहां लिख देता हूं, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम में लिख दूं तो चलेगा, है ना। ये ध्यान में रखना।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्या दिया जाता है, सिर्फ ये ऐसा दिया जाता है, ग्राफ दिया जाता है, आपको ये T1 T2 की वैल्यू दी जाती है और V की वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे मैं V की वैल्यू ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये T1 जो टाइम है सपोज करो ये 5 सेकेंड है, और ये जो है वो सपोज करो 10 सेकेंड है, और आपको पूछा है, सिर्फ ये आपको ग्राफ दिया है और कुछ नहीं दिया, आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टाइम इंटरवल 5 एंड 10 सेकेंड। तो सीधा सीधा क्या करना है बेटा, हमको इस ग्राफ का एरिया निकालना है, दैट विल बी योर आंसर। अब एरिया कितना होगा आप देख सकते हो, ये हाइट कितनी है, देखो ये 10 है ना, तो ये हाइट हो गई 10 बराबर, और ये देखो ये 10 है और ये 5 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, सो 5 इंटू 10 दैट इज 50 मीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये बात ध्यान में रखना। सो 10 इंटू 5 50 मीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे उसी तरीके से हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, यानी अगर मान लो आपको ये ऐसा दिया है और मान लो ये दो एरिया दिया है, सपोज करो ये 10 मीटर स्क्वायर है ना, और ये सपोज करो है तुम्हारा 50 मीटर स्क्वायर, और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एज फार एज दिस ग्राफ इज कंसर्न, एज फार एज दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कंसर्न, तो सीधा सीधा एरिया जितना है उतना डिस्प्लेसमेंट, सो 50 + 10 60 विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट इज इट। आई होप दिस इज क्लियर, फाइन। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी विथ निगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, निगेटिव बोले तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म का वैसे आएगा, सेम जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखे सेम आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा, बस खाली वहां पे v था, यहाँ पे x था, वहां पे वेलोसिटी के हिसाब से था, यहाँ पे एक्सेलरेशन के हिसाब से, दैट्स इट। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जब कभी भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रहा होगा उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं, वो 3 है और वो आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज फर्स्ट इज व्हाट, v इज इक्वल्स टू u प्लस at बराबर, दूसरा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बाकी सारी चीजें यहाँ पे रिपीट है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट, ओके बेटा। तो अभी इसके ऊपर का हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, जिससे आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। So a stone is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड, यानी मान लो ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड से हमने एक स्टोन जो है वो ऊपर फेंका, जिसका स्पीड कितना है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। At the same instant a ball is dropped from a point directly above the stone from a height of 30 मीटर, 30 मीटर से एक स्टोन जो है ठीक उसी के ऊपर, ये एक क्या है बेटा, हमारा एक स्टोन है, और उसी के ऊपर जस्ट उसके लाइन में एक बॉल है ना, हमने उस बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, वो कितने हाइट पे है, वो है 30 मीटर हाइट पे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बेटा, 30 मीटर है, बराबर। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द स्टोन एंड द बॉल मीट एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, है ना। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको ये पूछा है कि ये स्टोन जो है ये ऊपर जाएगा, बॉल जो है नीचे आएगा, तो कहाँ पे, यानी मान लो अगर ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे अगर मान लो बॉल और स्टोन जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो कौन से टाइम पे मिलेंगे और उसका जो भी हाइट होगा ग्राउंड से कितना होगा, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन, बराबर। तो यहाँ पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे और हम इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो बेटा, है ना, मैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लेता हूं, व्हाट इज दैट, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर। अब ये दोनों को लगाता हूं, स्टोन और बॉल को, तो मैं s स्टोन ले लेता हूं पहले, s स्टोन जो नीचे से हमने ऊपर फेंके, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, 15, ओके, इंटू टी प्लस हाफ,
अभी देखो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि स्टोन ऊपर जा रहा है, तो उसको एक्सेलरेशन क्या करेगा, अपोज करेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, दैट इज माइनस हाफ। जी कितना है बेटा 10 इंटू कितना हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर, है ना। अब स्टोन ये जो भी है ये एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या होगा, ये जाके मिलेगा, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलता है बेटा 15t, ओके, माइनस 10t स्क्वायर, सॉरी माइनस 5t स्क्वायर, नॉट 10t। ये कैसे लाया मैंने, ये देखो ये 15t और ये 2 5 10, दैट इज टी स्क्वायर बराबर। अब मैं लूंगा यही यही इक्वेशन मैं यूज करूंगा बॉल के लिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल है ना, ये कितना है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो उसका 0 है ना, यहां से हमने ड्रॉप किया 0 मीटर पर सेकेंड बराबर। अब जो भी मेरा बॉल रहेगा उसके लिए कैसे इक्वेशन लूंगा, सो 0 इंटू टी, ओके, प्लस हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा जी इंटू टी स्क्वायर, है ना। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कितना 5t स्क्वायर। किसका है बेटा, ये बॉल का है। ये दो एक्सप्रेशन समझ में आ गए आपको, बोलो हाँ या ना, कम ऑन। ओके, अब एक बात देखो, ये स्टोन जितना डिस्टेंस कवर करेगा प्लस बॉल जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हाइट। बोलने का मतलब ये है कि सपोज करो आप अगर मान लो कि यहां से आपने स्टोन ऊपर फेंका तो स्टोन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आएगा, और ये जो आपने बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप किया वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आएगा, तो दोनों मिलके जो है वो कंप्लीट डिस्टेंस या फिर कंप्लीट हाइट कितना कवर करेंगे, वो कवर करेंगे बेटा 30 बराबर है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं यहां पे एस स्टोन प्लस एस बॉल इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 30 मीटर बराबर। अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा और डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। सो 15t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर, अभी देखो ये माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 15t इज इक्वल टू 30 मीटर मुझे मिल जाता है। देखो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर 15t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो देयरफॉर 15t इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 30, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद क्या होगा बेटा, बॉल और ये जो हमारा स्टोन है वो मीट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब वो ग्राउंड से कितना हाइट होगा वो मुझे निकालना है, बराबर है, ग्राउंड से कितना हाइट होगा वो निकालना है। तो सीधी सी बात है, जो भी डिस्प्लेसमेंट स्टोन ने कवर किया है दैट इज व्हाट योर हाइट। तो मैं यहां पे लगा देता हूं, अभी एस स्टोन मुझे निकालना है तो मैं टी की वैल्यू यहां पे 2 डाल दूंगा, मुझे सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर हाइट फ्रॉम ग्राउंड at which stone and ball meets is S is equals to ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर बराबर। अभी यहां पे कितना आएगा, देयरफॉर S इज इक्वल टू U कितना है बेटा 15 इंटू 2, ओके, माइनस हाफ G कितना है इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 बराबर है। तो ये हो जाएगा मेरा 30 माइनस ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 20। तो मुझे आंसर मिल जाता है कितना 10 मीटर। तो ग्राउंड से 10 मीटर के बाद क्या होगा बेटा, स्टोन और आपका बॉल जो है वो मीट करेगा, राइट। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। अभी रिलेटिव वेलोसिटी यानी क्या, मान लो दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं,
बराबर, या फिर दो फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो आपको पता है कि वो एक दूसरे को कैसे लगते हैं, स्टेशनरी लगते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो दोनों कोई मोशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा बंदा देखेगा तो बोलेगा नहीं, वो जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, बराबर। अब कैसा होता है देखो, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये सपोज करो 10 की वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 15 की वेलोसिटी से जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑब्जेक्ट सामने निकल जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे रह जाएगा। तो ये वाले ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा, ये जो है वो मेरे से स्पीड में जा रहा है, लेकिन कितने स्पीड से जा रहा है, 5 की लगेगा, उसको 15 की नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी 10 से जा रहा था और इसका 15 में से जो 10 है वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा, बाकी 5 से ये सामने जा रहा है, इसको ऐसा लगेगा। और इसको जो है ये लगेगा कि ये जो है वो 5 इससे पीछे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, बराबर। सो दैट इज व्हाट योर रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स देखते हो और एक दूसरे के रेफरेंस में वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हो, सो दैट इज व्हाट योर रिलेटिव वेलोसिटी। तो कैसे होता है देखो, अगर मान लो ऐसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, है ना, एक दूसरे के ऐसे सामने आ रहे हैं, बराबर, तो कैसे होता है बेटा, इन दोनों को लगता है कैसा, अपना दोनों को लगता है कैसा, क्या हो रहा है कि एक दूसरे के पास आ रहा है और डबल स्पीड से आ रहा है, बराबर है। दो ऑब्जेक्ट जो अगर मान लो एक ही लाइन में जा रहा है, तो वो जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। बोलने के बाद एक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जाएंगे तो उनको लगेगा एक दूसरे की वेलोसिटी जो है वो कम है, यानी वेलोसिटी माइनस होगी, और अगर एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो प्लस होगी, राइट, सीधी सी बात है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये कैसे बताएंगे ऑफ, है ना। सो मैं यहां पे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसा लिखेंगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, बराबर। और अगर वही चीज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर ऐसे लिखा जाएगा, बराबर, तो वह कैसे होगा, वी बी ए इक्वल टू कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, है ना। एक न्यूमेरिकल से इसको हम क्लियर करेंगे, क्या बोलते हैं, एन एरोप्लेन ए इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना। ये मान लो आपकी अर्थ है ना, और एक जो एरोप्लेन है वो 300 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। Another aeroplane B is traveling in the opposite direction with a velocity of 350 km per hour with respect to Earth. बराबर, तो ये 300 से जा रहा है, ये 350 से जा रहा है, ये है आपका A और ये है आपका B, क्लियर है, बराबर, ये है आपका A और वो है आपका B। What is the relative velocity of A with respect to B? What should be the velocity of third aeroplane C moving parallel to A relative to Earth if it has relative velocity of 100 km per hour with respect to A? तो दो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। पहला क्या पूछा गया है बेटा, What is relative velocity of A with respect to B? ये दिख रहा है आपको, है ना, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, है ना। ये देखो, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, बराबर। अब वी ए कितना है बेटा, 300 माइनस, अब एक बात यहां पे ध्यान में लेना, अगर मैंने ये डायरेक्शन वेलोसिटी की पॉजिटिव पकड़ी है तो ये डायरेक्शन मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा, निगेटिव। तो बेसिकली अगर ये 300 है तो वो क्या हो जाता है, -350,
तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा -350, बराबर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू ये हो जाता है 650 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आती है बात सामने की, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड एरोप्लेन सी मूविंग पैरेलल टू ए रिलेटिव टू द अर्थ, है ना। थर्ड एरोप्लेन जो है सी पैरेलल टू ए मूव हो रहा है, बराबर है रिलेटिव टू द अर्थ इफ इट हैज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी सी ए ये कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ऐसा है तो आपको निकालनी है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द थर्ड एरोप्लेन, राइट। तो अब देखो मेरे पास क्या दिया गया है, वी सी ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना हो जाता है वी सी माइनस वी ए। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। वी सी ए कितना दिया बेटा 100 दिया है, वी सी निकालना है, माइनस वी ए कितना है 300, बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, वी सी इज इक्वल टू 400 किलोमीटर पर आवर, है ना। कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फाइन, दैट्स इट फॉर ऑल यूर वन डायमेंशनल मोशन, है ना। अब ये पूरी जो हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी बेटा, ये सारी चीजें आपकी वन डायमेंशनल मोशन की है। अभी वी विल जंप इनटू व्हाट, मोशन इन द टू डायमेंशंस और द मोशन इन द प्लेन। अब देखो, इसके पहले जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है आ रहा है, सो दैट इज व्हाट योर वन डायमेंशन मोशन। लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, प्लेन बोले तो वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, दो एक्सिस वाला प्लेन, है ना। यानी अगर मान लो ये हो गया y और ये हो गया x, तो ये जितना भी एरिया है ये क्या है, इट इज एक्स वाई प्लेन। आपको पता है अगर मैं वहां पे z लगा दूं तो xz भी बन सकता है, yz भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बराबर। तर जर समजा हा काय म्हणू आपण ह्या प्लेन मध्ये एखादी ऑब्जेक्ट मूव्ह होत असेल, फॉर एक्झाम्पल इथून ऑब्जेक्ट सुरू झाला मूव्ह करायला आणि इकडून हा असा जात आहे, बरोबर। तर हा ऍक्च्युली प्लेन मध्ये मूव्ह होत आहे, स्ट्रेट लाईन मध्ये मूव्ह होत नाही आहे। आणि त्या केसमध्ये है ना, मी याच्या आधीच तो तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवला, हा इथे इनिशियल पोझिशन, हा इथे याचं फायनल पोझिशन, आणि हे जे आहे हे त्यांचं काय होणार आहे, डेल एक्स वेक्टर, है ना। ये अगर मान लो आपका x1 है ना, ये अगर मान लो आपका x2 है, तो डेल एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा x2 माइनस x1। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है क्या, नहीं। और मैथमेटिकल मेथड्स में हमने ये देखा कि इस एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और इसके अलोंग होता है आई कैप, बराबर। तो अब यहाँ पे हम जो भी डिस्प्लेसमेंट पकड़ेंगे वो दो इसमें पकड़ेंगे, है ना, एक x और एक y। मैं इसको ही थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं क्या चीज बनती है। फाइन, जैसे ठीक है, ओके फाइन। अब मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पे है और फाइनली यहां पे है, ओके। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये देखो मैं, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर और ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और यहां से ये इधर मूव हुआ, बराबर। और यू कैन सी ये यहाँ पे इधर जाएगा और ये यहाँ जाएगा, बराबर। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। आप देख पा रहे हो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये किया कि ये जो है, सपोज करो ये कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 और ये जो है ये है x2 y2, है ना। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो है पहले x1 y1 पे था, बाद में x2 y2 पे था। मैंने ये वाला जो है वो x1 वेक्टर ले लिया, ये जो है ये x2 ले लिया, और ये जो है ये ले लिया मैंने डेल एक्स वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट।
अब मेरे को एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो उसने एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल किया और वाई एक्सिस में भी ट्रैवल किया। कैसे? देखो, जब यहां से यहां गया तो एक्स एक्सिस में यहां से यहां आया, बराबर, और जब यहां से यहां गया तो वाई एक्सिस में वो यहां से यहां आया। तो बेसिकली दो डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट भी हमको दो डायरेक्शन का लेना पड़ेगा। हमने वेक्टर्स में देखा था, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था, रिजल्टेंट वेक्टर देखा था। ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, देखते हैं। तो सबसे पहले, है ना, हाँ, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। एक सेकेंड, ये इसका है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। ये जो डायग्राम निकाली मैंने वो इसके बाद में जो दिए वही डायग्राम है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर x1 कैसा बनेगा, है ना? x1 इज इक्वल टू बनेगा यस x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर, है ना? ये क्या है? आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना? समझ में आ गया? और जो x2 है ये क्या रहेगा आपका? x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर, बराबर। यानी वो सीधा सीधा उसकी पोजीशन दे रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा डेल एक्स वेक्टर, ये कैसे रहेगा? ये देखो, ये कुछ ऐसा रहेगा, x2 माइनस x1 इंटू आई वेक्टर बराबर प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे वेक्टर। आई बात ध्यान में? ये इस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। बस अब ये डिस्प्लेसमेंट बन गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो, आपको वेलोसिटी मिलेगा। जो भी वेलोसिटी इनिशियल फाइनल मिलेगी उसको डिवाइडेड बाय टाइम करो, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। बाकी इंस्टेंटेनियस वाला, एवरेज वाला, सारी चीजें जो है वो यहाँ पे सेम रहेगी। बस फर्क इतना रहेगा कि वहां पे हमने सिर्फ x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिया, वो ना लेते हुए हमें y2 माइनस y1 और अपॉन t2 माइनस t1 ये भी लेना पड़ेगा। और अगर मान लो इन केस आप प्लेन में नहीं हो, आप 3 डायमेंशन में चल रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे x, y और z कोऑर्डिनेट आएंगे और यहाँ पे x1, x2 और x3 आएगा। सॉरी, x1 जो है वो x1 i, y1 j प्लस z1 k, और x2 में भी यहाँ पे k2 k ऐसा ऐड होगा और यहाँ पे भी एक टर्म ऐड हो जाएंगी, दैट इज व्हाट, प्लस z2 माइनस z1 k, बराबर। इसके बाद अगर मान लो मुझे वेलोसिटी देखनी है तो आप सीधा सीधा वेलोसिटी क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 करोगे, आपको सीधी आंसर मिल जाएंगी। एक्सेलरेशन के लिए भी आप उसी तरीके से करोगे, डेफिनेटली आपको वो भी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, बराबर। तो आई लेट दैट थिंग विल बी योर होमवर्क। कुछ न्यूमेरिकल से मैं आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको इजी लगेगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अभी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही है, बस दो एक्सिस में अपने को करना है। तो मैं सीधा एक न्यूमेरिकल से ही आपको इसको क्लियर करा देता हूं तो मजा आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वही रहेगा, मैं सीधा भी न्यूमेरिकल लेता हूं, आपको देखना पूरी क्लियर हो जाएगा। देखो, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द 3 पार्टिकल्स आर गिवन बाय, देखो ये x1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, फिर ये है x2 का, ठीक है, और ये है x3 का। आपको पूछा है these are all given as a function of time, determine the velocity and acceleration for each। देखो, velocity and acceleration for each। अब क्योंकि ये मोशन इन प्लेन है तो इसलिए i और j में, देखो i और j में उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बराबर। उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मैं पहला ले लेता हूं, यानी 3 अलग अलग लेंगे हम, ठीक है। a x1 इज इक्वल टू क्या है, 5i प्लस 5j। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी पार्टिकल है 5i प्लस 5j, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे पकड़ लो ये 5 है और यहाँ पे पकड़ लो ये 5 है, तो इन दोनों का, यानी ये पार्टिकल यहाँ पे है। क्या यहाँ पे टाइम का कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो टाइम के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। फंक्शन ऑफ टाइम बोले तो क्या, टाइम के साथ वो
बढ़ते रहेगा, कम होते रहेगा, जो भी चीज है वो होते रहेगी। बराबर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? राइट। तो बेसिकली ये जो है इसके कोऑर्डिनेट कितने बन जाते हैं, 5 और 5। बराबर। अब अगर मान लो मुझे इसका निकालना है कि एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन, तो ये मुझे ये चीज यहां पे मिल जाएगी जो मैं अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से निकाल सकता हूं, दैट इज 5√2 मिल जाएगा मुझे। वो बात की बात है। तो अभी ये जो है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर पार्टिकल, है ना, इज एट रेस्ट। सो वेलोसिटी भी जीरो और एक्सलरेशन भी जीरो, है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं v इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0। राइट। सेकंड पे जाएंगे हम। b बराबर, b का क्या है देखो, x2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 5ti। अब देखो यहां पे t का फंक्शन आया है 5ti प्लस 5tj, है ना। x का और y का इन दोनों का फंक्शन आया है, x आणि y ह्या दोघांचं फंक्शन आलेलं आहे। आता बघा x2 ला, है ना, जसं आता मला वेलोसिटी, आता इथे बघा हा फंक्शन ऑफ टाइम आहे, बरोबर। तर वेलोसिटी जर मला काढायची असेल तर ते काय असते, dx वेक्टर बराबर अपॉन dt, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम त्याला डिफरन्शिएट कराल तर तुम्हाला इथे काय मिळणार, 5i प्लस 5j, बरोबर, कारण dt बाय dt कॅन्सल होऊन जातं, बरोबर। तर हा काय मिळाला तुम्हाला, वेलोसिटी वेक्टर, बरोबर। हे काय मिळालं तुम्हाला, वेलोसिटी वेक्टर। मग याचं मॅग्निट्यूड कसं काढायचं, मॅग्निट्यूड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ तेच 5 स्क्वेअर प्लस 5 स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल टू, है ना, 25 इंटू 2 म्हणजे 5√2 मीटर पर सेकंड। आलं का लक्षात? सांगा मला हो की नाही, है ना। सिंपल आहे, काही नाही आहे याच्यामध्ये, खूप खूप जास्त सिंपल आहे, बरोबर। अगदी त्याच प्रकारे आता बघा हा वेलोसिटीचा आहे एक्सप्रेशन, आता याच्यामध्ये टी आहे का नाही आहे याला डिफरन्शिएट कराल तुम्हाला काहीच मिळणार नाही, म्हणून ऍक्सलरेशन जे आहे ते किती असणार आहे, 0। इथे बघा इथे टी नव्हतं म्हणजे टाइमच्या हिशोबाने डिस्प्लेसमेंट चेंज होणार नाही किंवा पोझिशन चेंज होणार नाही। इथे टी आहे का नाही आहे म्हणजे टाइमच्या हिशोबाने वेलोसिटी चेंज होणार नाही, म्हणजेच काय, ऍक्सलरेशन होणार 0। आता तिसरा बघा, है ना, काय दिलंय, x3 इज इक्वल्स 5ti ओके प्लस 10t स्क्वेअर j, है ना, 5ti प्लस 10t स्क्वेअर j, बरोबर। आता जर मला वेलोसिटी काढायची असेल तर काय करणार मी, डिफरन्शिएट करणार dx अपॉन dt, दॅट इज इक्वल टू, याला डिफरन्शिएट करणार काय मिळणार तुम्हाला, 5i प्लस याला डिफरन्शिएट करणार तुम्हाला मिळणार 20t j, बरोबर। तर हे मिळणार तुम्हाला वेलोसिटी। याचं ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकून म्हणजे 5 स्क्वेअर अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वेअर प्लस 20t चं होल स्क्वेअर, त्याला सॉल्व्ह करायचं, तुम्हाला काय मिळणार, वेलोसिटी मिळणार इन मीटर पर सेकंड। ऍक्सलरेशन काय मिळणार मला, dv बाय dt, है ना, dv बाय dt म्हणजे काय, याला डिफरन्शिएट करणार 0, याला करणार काय मिळणार तुम्हाला 20j डेफिनेटली इन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, म्हणजे 20चं ऍक्सलरेशन राहणार आहे वाय ऍक्सिसला, का बरं, कारण इथे j युनिट वेक्टर दिलेला आहे। तर अशा प्रकारे जर तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट दिलेलं असेल, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किंवा डिस्प्लेसमेंट ॲज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिलेलं असेल तर त्याच्यावरून तुम्ही त्याची वेलोसिटी आणि ऍक्सलरेशन काढाल। ह्या सगळं काय आहे, 2 डायमेन्शनल किंवा मोशन इन प्लेनचे कन्सेप्ट आहेत। इज दॅट ओके? आय होप दिस इज क्लिअर, फाईन। तर इथे आपण मोशन इन स्ट्रेट लाईन आणि मोशन इन 2 डायमेन्शन कंप्लीट केलंय। अगदी त्याच प्रकारे आपलं प्रोजेक्टाईल म्हणतोय, इक्वेशन ऑफ मोशन सुद्धा आणि रिलेटिव वेलोसिटी सुद्धा तुम्हाला 2 डायमेंशन में बकता ही। उसमें हमको बस इतना देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है खाली सिर्फ 1 डायमेंशन में मूव नहीं हो रहा है, तो 2 डायमेंशंस में मूव हो रहा है, इसलिए आई के लिए अलग रहेगा
जे के लिए अलग रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, है ना, यानी ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, पार्टिकल नहीं सॉरी, फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन। अब ये देखो फर्स्ट पोजीशन जो है वो आई और जे दोनों में दिया है, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों में दिया है, उसी तरीके से ये भी दिया है बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी दोनों डायरेक्शन में होगा। तो चाहे फिर आप वो कुछ भी लो, डिस्प्लेसमेंट लो, वेलोसिटी लो, कुछ भी लो, उसमें करें। अभी देखो उसमें जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने सीधा सीधा एक न्यूमेरिकल ले लिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, कि टाइम के हिसाब से वो ऐसे कुछ चलता है, तो उसको डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिलेगी, उसको डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन मिलेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट योर प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? जब कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, है ना, और थ्रो करने के बाद जो वो पाथ ट्रेस करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोजेक्टाइल। वो जो ऑब्जेक्ट थ्रो करता है दैट इज व्हाट प्रोजेक्टाइल, एंड द मोशन इज कॉल्ड योर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो हाउ यू विल डिफाइन इट? यस, हाउ यू विल डिफाइन इट? Any object in flight after being thrown with some velocity is called as projectile. Any object in flight any object in flight after being thrown with some velocity is called as projectile, and the motion is called as projectile motion. ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट जो है यहां से थ्रो करेगा, इनिशियल वेलोसिटी है u बराबर, उसको रिजोल्व करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद करो, दो डायरेक्शन में, ये यू वाई हो जाता है और ये हो जाता है यू एक्स एक्स की डायरेक्शन में, यू वाई वाई की डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या फिर सामने जा रहा है, उसका वी वाई, है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये सामने आपकी जाएगी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसमें ही खाली डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है। तो धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट देखो कम होते जाएगा और टॉप पोजीशन पे 0 हो जाएगा, और जैसे ही टॉप पोजीशन से नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड उसकी जो भी मैग्नीट्यूड है वो बढ़ते जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एवरी टाइम जो है वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना, उसका जो लेंथ है वो सेम है। ये जो हमारा यू आई है ये पहले यहाँ पे इतना है, फिर कम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नीचे की डायरेक्शन में बढ़ा, और फिर नीचे की डायरेक्शन में और बढ़ा, है ना, तो इसको बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल। अब कुछ फॉर्मूलेज है यहाँ पे कि जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी u से हमने प्रोजेक्टाइल फेंके एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो कितना हाइट तक मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा, कितना रेंज कवर करेगा, रेंज यानी क्या, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, योर ओरिजिन, और यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये 3 फॉर्मूले हैं, बस आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे, दैट्स इट, बाकी कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम फॉर्मूला यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
यानी ये जो आपको दिख रहा है कि यहां से कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, तो यू स्क्वायर इनिशियल जो भी वेलोसिटी रहेगा उसका स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, ये थीटा दिख रहा है उसका 2 मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम जी, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा। इज दैट ओके? आई होप दिस इज क्लियर। बराबर, सामने चलेंगे, क्या है नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। और नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हाइट h। मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला आता है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। तो ये हो जाती है कि आपकी मैक्सिमम हाइट। ओके, और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला आ रहा है दैट इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u sin theta by g. This is what your time of flight. Okay. So the next topic is uniform circular motion, है ना. So what is uniform circular motion? The motion of an object along the circumference of circle with constant speed, है ना, is called as UCM, that is uniform circular motion. कैसे होता है देखो, ये मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग दी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट कैसा स्पीड, सो इसे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। सीधी सी बात है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट और ये ऐसा गोल 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 घूम रहा है, बराबर, और एक स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है, उसे बोलेंगे अपन यूसीएम। सामने देखेंगे पीरियड, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर स्पीड, बराबर। अब पीरियड क्या होगा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से यहां तक आने के लिए यानी एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा दैट इज व्हाट इट्स पीरियड। मैं यहां पे लिख दूं द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट to complete one revolution okay is called as its period, बराबर। यानी आपको पता है जो भी पीरियड रहेगा टी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr अपॉन वी, जो भी रहेगा, यू नो, जैसे v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे करा सकते हो, दैट इज टी। दूसरा आ रहा है रेडियस वेक्टर, है ना। तो रेडियस वेक्टर क्या है ना, द वेक्टर और द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओके, with respect to origin which is nothing but its center of the circle is called as what, its radius vector। तो रेडियस वेक्टर कहां से होगा बेटा, ओरिजिन से लेके यू नो उस पॉइंट तक होगा जहां पे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। द वेक्टर ओके which starts from origin and ends at what, the point where the the particle is performing circular motion, that is called as what, its position vector। Are you getting my point? Sorry, position vector or radius vector।
आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं यहां पे लिख दूं क्या, द वेक्टर drawn from origin ओरिजिन यानी यहां पे क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, ओरिजिन अप टू द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन is called as its position vector। ओके okay? यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओपी वेक्टर है इज इट्स पोजीशन वेक्टर। मैं यहाँ पे लिख दूं हियर ओपी वेक्टर इज इक्वल्स आर वेक्टर, ओके, इज इक्वल्स व्हाट, रेडियस वेक्टर, है ना। ये जो है पोजीशन की जगह मैं रेडियस लिख देता हूं। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, सॉरी एक चीज रह गई यहाँ पे, एंगुलर स्पीड। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे ये पोजीशन वेक्टर ऐसा गोल गोल घूमेगा, है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, है ना, ये यहाँ से, तो ये देखो जैसे जैसे पोजीशन वेक्टर घूमेगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, सेंटर पे एक एंगल ट्रेस करते जाएगा। सो दैट एंगल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स एंगुलर स्पीड। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर of an object performing circular motion, right? So that is called as what, your angular speed। तो एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, और उसका जो यूनिट होता है दैट इज व्हाट, रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलो, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। अब देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, तो हमेशा याद रखना हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है। और फोर्स जो है वो ओरिजिन देता है या फिर वो बर्थ देता है किसको, एक्सलरेशन को, ऑब्वियसली इफ इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, बराबर। तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा क्या, कि वॉट एवर बी द एक्सलरेशन जनरेटेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, है ना। मैं यहां पे लिख दूं इन सर्कुलर मोशन particle is particle is under the effect of force which is directed
towards the center of circular track. है ना? In circular motion, particle is under the effect of force. Particle is always, है ना, मैं यहाँ पे always कर दूं, under the effect or influence of force which is directed toward the center of circular track. This is called as, इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. और जो भी एक्सलरेशन जनरेटेड होता है, मैं यहां पे लिख दूं, एक्सलरेशन जनरेटेड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स is called as centripetal acceleration. है ना? उसका फॉर्मूला भी है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और आर ओमेगा स्क्वायर मैं यहां पे बोल सकता हूं, x यानी वही हो जाएगा. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर और आर ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड में, है ना. इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म लूं तो वेक्टर फॉर्म आता है a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर. यानी सीधी सी बात है, ये जो भी एक्सलरेशन है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. फाइन. सामने चलेंगे कोनिकल पेंडुलम. अब कोनिकल पेंडुलम क्या चीज है? देखो, सिंपल पेंडुलम जो होता है वो रिजिड सपोर्ट से लग के ये जो है वो ऐसा स्विंग होता है, बराबर. कोनिकल पेंडुलम स्विंग ना होते हुए क्या होता है, वो बेस पे एक हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करता है, यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करता है. सो दैट इज व्हाट योर कोनिकल पेंडुलम. बस इतना ध्यान में रखना, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है. जो भी ये वर्टिकल से एंगल बनाता है दैट इज थीटा. ठीक है. एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. एच क्या है? जो ये कोण डिस्क्राइब करेगा दैट इज द कोण, कोण का हाइट, बराबर. ये समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ओके. तो कैसे कोनिकल पेंडुलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यस, आप बता सकते हो. यस, आप बता सकते हो. तो आप सीधा सीधा सिंपली बोल सकते हो क्या कि कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम whose bob describe horizontal circular motion and string describes the cone of height h. That's it. That is what your conical pendulum है ना. So the conical pendulum is a simple pendulum where bob describes horizontal circular motion and string describes the cone. बस यू नीड टू रिमेंबर दिस ओनली. यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला आपको याद रखना है. T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h बाई जी. फाइन. सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, यानी इस बॉब को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने के लिए जितना भी टाइम लग रहा है दैट इज व्हाट इट्स
टाइम पीरियड. ओके फाइन. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, कुछ जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा रिवाइज करो, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो. डेफिनेटली द थिंग विल डू and you will get through that. Fine. That's all from my side. Thank you so much. Take care and bye bye.